गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी सभी को। वेरी गुड इवनिंग। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। सब बढ़िया चल रहा है जी। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए जी, अगर ऑल क्लियर है तो स्टार्ट कर सकते हैं। पारुल शर्मा सर कब आएंगे? अभिनव सर जी, मैं भी खुद वेट कर रहा हूं अभिनव सर का, और होपफुली मंडे से अभिनव सर आ जाएंगे, होपफुली। ठीक है, तो इन शॉर्ट की सैटरडे तक तो मैं क्लास ले ही रहा हूं, तो मंडे से आपको अभिनव सर जो हैं आ जाएंगे। ठीक है जी, तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज प्रे फॉर हिज हेल्थ, फॉर हिज गुड हेल्थ। ठीक है, चलिए जी। वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वॉइस चेक वॉइस चेक वॉइस चेक, ऑल गुड। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले आई वेलकम ईच वन ऑफ यू टू माय क्लास ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज के सेशन में हम क्या क्या चीजें कवर अप करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट कर लिया था और आर्टिकल 12 को भी स्टार्ट कर लिया था, पर मैंने कहा था आर्टिकल 12 में बहुत सारे जजमेंट्स हैं और ज्यादातर जजमेंट्स आपकी लैंडमार्क भी हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। तो बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं आज आर्टिकल 12 के हम डिस्कस करेंगे। उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपने भी मुझे दिए थे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था एनसीईआरटी के बारे में कि वो स्टेट नहीं है, तो आपने पूछा था सर क्यों स्टेट नहीं है और कौन सी जजमेंट में जो है इसको बोला गया था कि ये स्टेट नहीं है, तो वो जजमेंट्स भी मैंने इंक्लूड कर दी हैं। आई नो कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, इस वजह से, इसी रीजनिंग की वजह से मैंने जो है पीपीटीज में जो है आपकी जजमेंट्स ऐड ऑन कर दी हैं। तो ये पीपीटी आपके पास अवेलेबल रहेगी, तो आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठ के क्लास में सुनिएगा और समझिएगा कि क्या टॉपिक डिस्कस हो रहा है और क्या केस लॉ की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बहुत कम आर्टिकल ऐसे होंगे जिसपे मैं आपको इतनी जजमेंट्स कराऊंगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा नाम जजमेंट्स है। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आप जजमेंट्स करना चाहें तो कर सकते हैं। 2-3 जजमेंट्स तो शायद मैंने कल भी करा दी थी। मेजरली जो है आज आर्टिकल 12 पे जजमेंट्स आज हम कवर अप कर लेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज की क्लास में हमारा होगा, दैट इज गोइंग टू बी द कंक्लूजन ऑफ आर्टिकल 12। तो पहले आर्टिकल 12 को कंक्लूड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लैंडमार्क जजमेंट्स, और उसके बाद आज ही के सेशन में ही आर्टिकल 13 को भी कोशिश करेंगे उसको स्टार्ट कर लें, एटलीस्ट 1 और 2 को तो कंप्लीट कर लें। ठीक है जी, आर्टिकल 13 भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आर्टिकल 13 का इंट्रोडक्शन भी करेंगे, क्लॉज 1 और क्लॉज 2, और उसके साथ जो भी आपके डॉक्ट्रिन्स रिलेशन में आते हैं सारे ही साथ साथ में करते हुए चलेंगे। हाँ जी, आकृति चंद्रमोहन जजमेंट भी डिस्कस कर लेंगे आज। ठीक है जी, चलिए, तो ये रहेगा आपकी आज की क्लास का शेड्यूल। स्टार्ट करते हैं। एवरीवन आई कांटेक्ट। ठीक है जी, चलिए। सबसे पहला, the word state under Article 12 jurisprudence has evolved in India through interpretations। मतलब देखने में तो आर्टिकल 12 बहुत छोटा सा लगता है, बहुत सिंपल लगता है कि 5 पॉइंट्स याद किए और आर्टिकल 12 खत्म हो गया, लेकिन जब आप इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट देखने को जाओगे तो आपको समझ में आता है कि इसमें बहुत सारी, इस आर्टिकल 12 को जो है बार बार से रीडिफाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, जो कि हम बात भी करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। In the High Courts and the Supreme Court, it gives wider meaning, which ensures that Part 3 of the Constitution can be a larger extent. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कल मैंने एक पॉइंट छोटा सा मिस कर दिया था। लोकल अथॉरिटी जो वर्ड यूज किया गया है आर्टिकल 12 में, उसमें जो है इस टर्म को डिफाइन भी किया गया है। सेक्शन 331 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट, उसमें क्या डेफिनेशन है वो भी मैंने आपके लिए यहीं पर इंक्लूड कर दिया है। कल ये सवाल भी पूछा गया था, बट लास्ट में क्लास के बिल्कुल एंड में किसी स्टूडेंट ने पूछा था, मैंने उनको बताया भी था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं इसको दोबारा से इस पे बात करूंगा। रीजन बीइंग क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तब तक लेफ्ट कर गए थे। सुनिएगा, लोकल अथॉरिटी शैल मीन म्युनिसिपल कमिटी। ठीक है जी, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, आई थिंक ये कट गया है, एक सेकंड रुकिएगा। होली शिट, ये तो सारी ही स्लाइड्स कट गई हैं थोड़ी थोड़ी।
अरे यार, ऐसा कैसे हुआ? ये तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सारी की सारी स्लाइड्स ही थोड़ी सी कट गई हैं। स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मुझे एक बार अपने लैपटॉप पे जाकर ये सेटिंग ठीक करनी होगी और दोबारा से फाइल भेजनी होगी। सो इट विल टेक 5 मिनट्स। और ये क्योंकि बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स और मुझे आपको पढ़ानी भी है, अगर एक पेज होता तो काम चल भी जाता। तो लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक, ठीक है, क्योंकि मजा ही नहीं आएगा उसके बिना तो अब। ठीक है, तो मुझे 5 मिनट दीजिएगा, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर ओनली। ठीक है, डन। ऐसा नहीं है कि क्लास कैंसिल हो रही है या क्लास नहीं होगी। ठीक है, अब ये कुछ मुझे स्लाइड्स ठीक करनी होगी, 5 मिनट से ज्यादा शायद नहीं लगेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं सिर्फ वीडियो और ऑडियो ऑफ कर रहा हूं फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, बिकॉज आई नीड टू गो।
इट्स डन। हाँ जी, इट्स डन, हो गया। स्टार्ट करें एवरीवन। वॉइस चेक 1 2 3 वॉइस चेक। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया हो, कुछ इसमें इशू था स्क्रीन में, तो वो हमने रिजॉल्व कर लिया, वो कट के आ रही थी कुछ स्क्रीन। चलिए जी शुरू करते हैं, ठीक है। अब ठीक आ रहा है ना? ये देखिए पूरा पूरा आ रहा है अभी, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जो टर्म लोकल अथॉरिटी है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट में डिफाइन किया गया है, जिसका मतलब है ये शैल मीन म्युनिसिपल कमिटी, आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बोर्ड ऑफ कमिश्नर और अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू और एंट्रस्टेड बाय द गवर्नमेंट, जिसको कि गवर्नमेंट ने ट्रस्ट किया है विद द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल और लोकल फंड। तो लोकल अथॉरिटी की इस डेफिनेशन को आप यूज कर सकते हो अगर आप मेंस में आंसर लिख रहे हो आर्टिकल 12 पे, ठीक है जी। आगे बात करते हैं। वैष्णवी पेशेंस रखिए, अभी अदर अथॉरिटीज पे बहुत सारी बात मैं करूंगा, अभी के अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। नेक्स्ट स्लाइड उसी की है, ठीक है। बहुत सारे केसेस डिस्कस करेंगे। ये देखिएगा, कल मैंने ये टॉपिक करा चुका हूं, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस ले रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आए कि सर हमें जुडिशरी का ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि जुडिशरी स्टेट है या जुडिशरी स्टेट नहीं है, कब जुडिशरी स्टेट होगी और कब जुडिशरी स्टेट नहीं होगी, ठीक है जी। तो जुडिशरी के कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक बार और दोबारा से बता रहा हूं, ठीक है जी। तो ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हम जजमेंट्स का भी यहां पर रेफरेंस लेंगे। सुनिएगा, जब हम बात करते हैं जुडिशरी की, तो जुडिशरी में आपके क्या फॉल करते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। सो बेसिकली आपकी सारी की सारी कोर्ट्स, ये आपकी है जुडिशरी। अब जुडिशरी के फंक्शंस को जब हम बात करते हैं, जुडिशरी के फंक्शंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। या तो जुडिशरी जुडिशियल फंक्शंस करेगी, और इसी के साथ साथ जुडिशरी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी यूज करती है। अब सर इन दोनों फंक्शंस में डिफरेंस क्या है? जुडिशियल फंक्शंस मतलब जब कोर्ट की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, दैट इज योर जुडिशियल फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन निकाली हुई है कि जो जो आप में से सिविल जज बनना चाहता है, जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहता है राजस्थान में, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे बताइए, ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो कि राजस्थान हाई कोर्ट कर रही है, जो कि जुडिशरी का पार्ट है, क्या ये जुडिशियल फंक्शन है? तो आंसर आएगा नो सर, ये जुडिशियल फंक्शन नहीं है, ये उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। तो अब जब भी आपसे कोई पूछे कि जुडिशरी किस में फॉल करती है, तो आपका सेकंड काउंटर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर हमें ये बताइए, आप जुडिशियल फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो जुडिशियल फंक्शंस कर रही होगी तो क्या वो स्टेट होगी या नहीं होगी? आंसर इन द कमेंट्स जिनको क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर वो जुडिशियल फंक्शंस कर रही हैं तो क्या वो स्टेट होगी या नहीं होगी? जिनको क्लियर है, बहुत बढ़िया, तो आंसर होगा अब उसे स्टेट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कर रही होगी, जैसे कि आपने नोटिफिकेशन देखी होगी, तो अगर उसमें कोई इशू आता है तो क्या हम उसके अगेंस्ट कह सकते हैं यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है या सो ऑन? तो आंसर आएगा यस। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक स्टेप फर्दर लेके जाता हूं। आप में से शायद किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल भी चल रहा होगा, सर मुझे ये चार्ट समझ में आ गया, मुझे ये फंक्शंस भी समझ में आ गए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? हमने फंक्शंस में डिवीजन क्यों किया? हम ये क्यों नहीं कह सकते जुडिशरी स्टेट है या जुडिशरी स्टेट नहीं है? हमने, क्योंकि जो हमने बाकी टॉपिक्स किए उनमें तो हमने ऐसा नहीं कहा। जैसे कि अगर मैं बात करूं LIC की, तो LIC कुछ भी करे वो क्या रहेगी? स्टेट ही रहेगी। तो सर हमने जुडिशरी के लिए ये वाला क्राइटेरिया क्यों किया? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। हो सकता है किसी के दिमाग में आया हो सकता है नहीं आया हो। अगर नहीं आया तो अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके आंसर पे आते हैं। मुझे एक बात बताइए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इसके 3 ऑर्गन्स आते हैं।
लेजिस्लेचर जिसका काम है लॉ बनाना, दूसरा एग्जीक्यूटिव जिसका काम है उस लॉ को इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है उस लॉ को इंटरप्रेट करना, और अगर कोई उस लॉ को ब्रेक करता है तो उसको पनिश करना है। यही काम है जुडिशरी का। अगर हम सिर्फ एक ही कैटेगरी देख दें कि भाई जुडिशरी इज स्टेट, तो मुझे बताइए कि फिर वो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वो कहां जाएगी? क्या आप उसको मिक्सअप कर देना चाहते हो व्हेन इट कम्स टू जुडिशियल फंक्शंस? क्या जुडिशियल फंक्शंस करते हुए भी हमें जो है ये देखना होगा कि वी आर स्टेट? द आंसर इज नो। आप एक इंडिपेंडेंट हो, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन हो जिसका काम है मेनली जुडिशरी फंक्शंस करना। लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कर रहे होगे या कोई लॉ बना रहे होगे, क्या जुडिशरी लॉ बनाता है? आंसर इज यस, जुडिशरी भी लॉ बनाता है। जैसे कि किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना एंड सो ऑन, ठीक है, या लेजिस्लेटिव जहां पे साइलेंट है वहां पर उस पॉइंट पे लॉ बनाना। तो जब आप इस तरीके के काम कर रहे होगे तब आपको अपने फंडामेंटल राइट्स को माइंड में रखना है। अब इसी सारे को, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया, अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ जजमेंट्स। अब देखिएगा जजमेंट्स, ये देखिएगा AR अंतुले में भी और NS मिराजकर में भी क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन रूल मेकिंग पावर ऑफ जुडिशरी इज कंसर्न्ड इट इज स्टेट, ठीक है जी, बट व्हेन एक्सरसाइज जुडिशियल पावर इज कंसर्न्ड नॉट स्टेट। आई होप कि अब स्टेट का कॉन्सेप्ट, कल जो कि बार बार सवाल आ रहे थे अलग अलग स्टूडेंट्स के, अब आई होप की क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, अदर अथॉरिटीज। अगर इस पूरे आर्टिकल में कोई एक ऐसी टर्म है जिसपे सबसे ज्यादा जजमेंट्स आई हैं तो वो है आपकी अदर अथॉरिटीज। सर ये अदर अथॉरिटीज क्या है? ठीक है जी, एक एग्जांपल लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मुझे बताइए कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक लोकल अथॉरिटी है? आंसर इज नो। लेकिन क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अदर अथॉरिटीज में फॉल कर सकता है? इस क्वेश्चन को अपने माइंड में रखते हुए एक बार देखते हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में क्या कहती है। आपको ये केसेस लिखने की जरूरत नहीं है, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, आराम से स्लाइड में यूज कर लीजिएगा। ठीक है, इसको देखिएगा, अदर अथॉरिटीज इज वाइड इनफ, ठीक है जी, to include within it every authority created by a statute on which powers are conferred to carry out by governmental or क्वासी गवर्नमेंटल फंक्शंस। तो या तो आप गवर्नमेंट वाले फंक्शंस कर रहे हो या क्वासी गवर्नमेंट, विच मींस कि जो रिजेंबल करते हैं, देखने में लगता है कि आप गवर्नमेंट का ही काम कर रहे हो, and functioning within the territory of India or under the control of government of India। मुझे बताओ ये लाइन पढ़ने के बाद लग रहा है कि आरबीआई आपका स्टेट के अंडर आएगा या नहीं आएगा? तो आंसर इज यस। ठीक है जी, नेक्स्ट, ये जजमेंट मैंने क्यों इंक्लूड किया है? जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है ना, इसका मतलब है ये जजमेंट इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर करता है। कैसे आंसर कर रहा है? गाइडलाइंस इशू की फॉर डिसाइडिंग एनी अथॉरिटी। हमें कैसे पता लगेगा कोई भी एनी अथॉरिटी जो है वो अदर अथॉरिटी के अंडर फॉल कर जाएगी? तो वो जो फॉर्मूला है, जिस तरीके से आपने प्रदीप कुमार विश्वास वाला केस भी मैंने कल करवाया था, वो आपको यहां पर पढ़ के याद आएगा। इसकी लैंग्वेज जब पढ़ोगे तो वो आपको याद आएगा। कैसे पढ़ लेते हैं, एंटायर शेयर्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है जी, सारा का सारा जो खर्चा है, एंटायर एक्सपेंडिचर इज डन बाय गवर्नमेंट। इफ देयर इज अ स्टेट कन्फर्ड मोनोपोली इन दैट कॉर्पोरेशन, मतलब स्टेट की ही मोनोपोली है, हम ही है मार्केट में उस काम के लिए। Whenever there is a deep and pervasive control by the government, पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का ही है। And if the functions by the corporation are public importance, आपके जो functions है वो भी public importance के हैं, आपका जो administrative control है वो भी गवर्नमेंट का है, सारा का सारा जो खर्चा हो रहा है वो भी कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है। तो फिर वो मुझे बताइए, वो एनी अथॉरिटी क्या अदर अथॉरिटी में फॉल करेगी या नहीं करेगी? आंसर इज यस, फॉल करेगी बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट। ठीक है जी, ये सारी सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट्स हैं आपकी। आगे बात करते हैं, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, IFC,
इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब ये जितनी जजमेंट्स मैं आपको करवा रहा हूं, ये सारी की सारी मुझे बताइए क्या अदर अथॉरिटी में है या नहीं है? ये स्टेट गवर्नमेंट तो है नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो है नहीं, ये स्टेट लेजिस्लेचर तो है नहीं, ये पार्लियामेंट तो है नहीं, तो ये फॉल कहां पे करेंगे? ये लोकल अथॉरिटीज भी नहीं है, तो ये अदर अथॉरिटीज में ही आपके सारे के सारे सारी की सारी जजमेंट्स आपकी फॉल करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब ये एक थोड़ा सा और ज्यादा टेक्निकल इशू है, मेंस में ज्यादातर सवाल आपको यहां से आता है। क्रिकेट तो हर कोई देखता ही होगा, जो नहीं भी देखते हैं तो बेसिक आइडिया तो होगा आपको, बीसीसीआई के बारे में तो पता ही होगा। अब सवाल ये उठा कि क्या बीसीसीआई आपका स्टेट में फॉल करता है या फॉल नहीं करता है? तो ये सवाल जो है जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2005 में पहली बार आपके सामने आया। ध्यान से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और थोड़ा सा ही टेक्निकल है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, मेरी लैंग्वेज में मेरे साथ रहिएगा, सुनिएगा। इशू क्या था? इशू वाज वेदर द बीसीसीआई, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, a society registered under Tamil Nadu Society Registration Act is a state or not? क्या ये स्टेट है या ये स्टेट नहीं है, मतलब ये स्टेट की कैटेगरी में फॉल करेगी या नहीं करेगी? आगे देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इस पे। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट गवर्नमेंट नाइदर ओन्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ बीसीसीआई। तो भाई बीसीसीआई के जो भी शेयर वगैरह उस पर गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। नॉर डज इट एक्सरसाइज एनी डीप और परवेसिव कंट्रोल, मतलब बीसीसीआई क्या करेगी क्या नहीं करेगी, किस प्लेयर को लेगी किस प्लेयर को नहीं लेगी, या जो भी उसके फंक्शंस हैं, जिस भी तरह की कितनी फीस होगी, कितनी सैलरी होगी, क्या कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। अब शायद आपके किसी के दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में आ गया होगा, सर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते, वो तो गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है। दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है जी, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। वो कंट्रोल नहीं है, ठीक है, वो किसी भी तरीके से कंट्रोल का मतलब होता है कि बीसीसीआई में पत्ता भी हिलेगा तो गवर्नमेंट के इशारों पर ही हिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो वाला कंट्रोल यहां पर नहीं है। ठीक है जी। अब इस तरीके से तो आप, इसी का एक और एग्जांपल दे दूं इसको डिफेंड करने के लिए, आपका जो बॉलीवुड है उसमें भी पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि भाई गवर्नमेंट का वो है कि भाई आप नहीं लोगे। तो क्या अब वो गवर्नमेंट उनको ऑर्गेनाइज कर रही है जितने भी आपके बॉलीवुड कैंप्स हैं? आंसर इज नो। वो अपने आप, उनकी फंडिंग और उनका उसका गवर्नमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो कौन सी मूवी बनाएंगे कौन सी नहीं बनाएंगे एंड सो ऑन, तो वो भी वहां पे भी स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई वॉज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय एनी स्टैच्यू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बीसीसीआई आपका एस्टेब्लिश्ड हुआ है वो किसी लॉ के थ्रू नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे आपकी कोई भी गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखोगे तो वो किसी ना किसी लॉ के अकॉर्डिंग बने होगी। बीसीसीआई का वहां से भी कुछ लेना देना नहीं है। एंड इट डज नॉट फंक्शन एज एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एजेंसी ये वही वाला एजेंसी है जो आप कॉन्ट्रैक्ट में, स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हो, वो एजेंट वाला, तो एजेंसी भी नहीं है गवर्नमेंट की। आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट हेल्ड दैट बीसीसीआई कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। पहले तो इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ये आपका कंक्लूजन है। किसका कंक्लूजन है? इस केस का, 2005 में। आगे बढ़ते हैं। Thus, if BCCI infringes any fundamental right of any person, then writ petition under Article 32 will not be maintained. अब अगर वो BCCI स्टेट है ही नहीं तो फिर मुझे बताइए कि क्या आर्टिकल 32 में इनके अगेंस्ट आप जा सकते हो? आंसर इज ऑब्वियसली नो। ठीक है, वो जो रिट ऑफ मैंडेमस होता है वो किसके लिए होता है? क्या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करवा सकते हो? आंसर इज नो। आगे सुनिएगा। An action against the BCCI for the infringement of the fundamental rights would lie under Article 226 of the Constitution. अब ये एक कैच है, ठीक है, ये एक कैच है कि आप आर्टिकल 32 में तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन जब आप आर्टिकल 226 की लैंग्वेज को पढ़ते हो
तो 226 में तो आप किसी के भी अगेंस्ट जा सकते हो, चाहे कोई वो स्टेट हो या स्टेट ना हो, लेकिन आर्टिकल 32 में आप नहीं जा सकते। अब सबको लगा था जब ये जजमेंट आई कि लॉ सेटल हो गया है बीसीसीआई पर और यही लॉ रहेगा, लेकिन स्टोरी यहां पर खत्म नहीं हुई, स्टोरी आगे बढ़ी और एक और लैंडमार्क जजमेंट आई। दूसरी लैंडमार्क जजमेंट देखिएगा इस पे, बीसीसीआई वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार 2016 सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर इशू में क्या सवाल उठा, पहले सवाल समझते हैं फिर उसके जवाब पर आएंगे। सवाल उठा whether or not BCCI was state under Article 12 of the Constitution of India। अब ये सवाल का जवाब हम लास्ट जजमेंट में पढ़ चुके थे, लेकिन दोबारा से सवाल उठा और फिर आगे आया एंड इफ नॉट, अगर नहीं है स्टेट तो whether it was amendable to writ jurisdiction of the High Court under Article 226 of the Constitution of India 1950। अब सवाल के जवाब हम ऑलरेडी 2005 में पढ़ चुके थे, लेकिन सवाल फिर हमारे सामने वही बन के आया। अब देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट 2016 में क्या कहती है। Court ruled that BCCI was not a governmental entity but an autonomous body not subject to deep state control। सुनिएगा, आप देखिएगा, लैंग्वेज देखिएगा, not subject to डीप स्टेट कंट्रोल। यहां पे कह रहे हैं कि ऑटोनोमस बॉडी है और यहां पे कह रहे हैं कि उस तरीके से हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते जिस तरीके से जो स्टेट की कैटेगरी के अंडर आता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आगे सुनिएगा, Despite enjoying a cricket monopoly, this status was not conferred or protected by the state with minimal financial assistance. While not a state under Article 12, the BCCI, due to its public functions, falls under the writ jurisdiction of High Court under Article 226। तो मतलब आपका यहां पर तो फॉल कर ही जाएगा कि आप रिट तो फाइल कर ही सकते हो। Actions during the discharge of these public functions are subject to जुडिशियल स्क्रूटनी। मतलब कल को अगर आप कोई भी एक्शन लेते हो, अगर कल को बीसीसीआई कोई भी ऑर्डर पास करता है, कोई भी डिसीजन लेता है और उस डिसीजन से किसी को लगता है यहां पे तो कुछ गलत हो रहा है, तो वहां पे दैट ऑर्डर और दैट डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी, विच मींस कि बीसीसीआई ये स्टैंड नहीं ले सकता कि आप तो मेरे ऊपर कुछ कर ही नहीं सकते, मेरा अपना इंटरनल मैटर है, मैं जो चाहे वो करूं। नहीं, जो चाहे आप वो करो, वो आप नहीं कर सकते। ठीक है जी। अप्लाइंग स्टैंडर्ड्स अकिन टू दोज स्टेट एक्शंस, द बीसीसीआई सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर क्रिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट implies it undertakes public functions even if currently managed by non-governmental entity। और उनको रीजनिंग क्या दी जा रही है कि आपके जो फंक्शंस हैं वो पब्लिक फंक्शंस है। आपका फंडिंग देखिए, जब हमने टेस्ट किया था तो जब टेस्ट था उसमें 3 टेस्ट थे, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, आपके फंक्शंस और आपका फाइनेंस। यहां पे सिर्फ एक फंक्शंस ऐसा पॉइंट आ रहा है कि जो कि उनका काइंड ऑफ पब्लिक फंक्शंस में फॉल कर सकता है, लेकिन यहां पे इन्होंने कहा कि हम रिट जरूर आपके ऊपर फाइल कर सकते हैं, यू आर अंडर जुडिशियल स्क्रूटनी, उसके अंडर आप आ सकते हो, लेकिन स्टेट से आपका कुछ लेना देना नहीं है। सो दैट इज योर सेकंड जजमेंट। आई होप कि क्लियर है द कॉन्सेप्ट ऑफ बीसीसीआई। बढ़े आगे। अनिल जोशी, ये हम कल कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी स्टेट के अंडर आएगा। ठीक है, ये कल कर चुके हैं हम, इस पे जजमेंट्स भी बताई थी मैंने। ठीक है, चलिए जी। 226 इज वाइडर, एग्जाम में आता भी है ये। आर्टिकल 32 से का जो स्कोप है उससे वाइडर है 226 का स्कोप। ठीक है, चलिए जी। अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब, ये भी बहुत लैंडमार्क जजमेंट है व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 12। ये बात करता है कि बहुत बार एक हम सोसाइटी पहले बनाते हैं, फिर वो सोसाइटी उस कॉलेज को गवर्न करती है। जैसे कि आई थिंक अगर आप में से कोई मुंबई से होगा तो आप, मैंने क्योंकि मुंबई में ये चीजें होती हुई देखी हैं। ठीक है, जैसे जो मेरा कॉलेज था वो एक सोसाइटी ही चलाती थी, तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या वो सोसाइटी जो है क्या वो स्टेट के अंडर आएगी या नहीं आएगी। दैट वाज द क्वेश्चन। देखते हैं। द सोसाइटी विच एडमिनिस्टर्ड द कॉलेज वाज रजिस्टर्ड अंडर ए स्टैच्यू।
court held that the society which administered the college was state within the article 12, तो वो भी आपका स्टेट के अंडर आएगी। ठीक है जी, ये आपका एनसीईआरटी वाला है, तो एनसीईआरटी जो है आपकी स्टेट के अंडर नहीं आती है। ठीक है जी, ये मैंने जो कल बताया था, आपने कहा था जजमेंट बता दीजिए, स्टूडेंट ने ही मुझे हेल्प आउट किया था, सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ने ही कहा था कि सर चंद्र मोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एनसीईआरटी इज नॉट अ स्टेट। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्वियसली जो टेस्ट है, देखो बहुत सिंपल सा है इसमें कंक्लूजन, अगर वो जो टेस्ट है उसमें तीनों में पास हो गए तो स्टेट है, नहीं पास हुए तो स्टेट नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आपको 3 पॉइंट कंक्लूजन में क्या याद रखना है। अब मैं 3 वर्ड से कंक्लूड कर रहा हूं आर्टिकल 12। यहाँ पे बहुत सारी जजमेंट्स हमने कर ली हैं। सर हमें याद रखना है कि उसका फाइनेंस कहां से आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन, और वो क्या फंक्शंस कर रहा है। इन्हीं तीनों फैक्टर्स से पता लगेगा कि वेदर इट इज अ स्टेट और नॉट। दैट्स इट। ठीक है जी, नाउ वी कैन स्टार्ट विद the next topic which is our article 13। बताइए जी, पहले लास्ट में ले लें क्वेश्चंस या अभी क्वेश्चंस कर लें? आई थिंक लास्ट में क्वेश्चंस ले लेते हैं। नाउ वी कैन स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। ठीक है, अदनान बीसीसीआई जो है वो आपका टेस्ट पास नहीं करता है। ठीक है, तो वो स्टेट में तो नहीं आएगा, लेकिन 226 में उसके ऊपर रिट जरूर फाइल की जा सकती है। दैट्स इट। ठीक है, चलिए जी, अब आते हैं आर्टिकल 13 पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जस्ट अ सेकेंड, या पहले चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आंसर कीजिएगा। Which article is known as the teeth of fundamental rights? कौन से आर्टिकल को कहते हैं कि it works as teeth of fundamental rights? दांतों का काम करता है फंडामेंटल राइट्स। कौन सा आर्टिकल है? आ गया। आर्टिकल 14 नहीं, आर्टिकल 13 को ही हम कहते हैं द टीथ। आंसर लिख लीजिएगा, ये पीटी में सवाल आपका पूछा जाता है, कौन सा आर्टिकल है जिसको टीथ ऑफ फंडामेंटल राइट कहते हैं? दैट इज आर्टिकल 13। अब क्यों कहते हैं इसको टीथ, ये जब आप आर्टिकल 13 पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसको टीथ क्यों कहा जाता है। ठीक है जी, एक तो इसमें जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आता है, इसीलिए भी कहा जाता है। एक दूसरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को आप वॉयलेट नहीं कर सकते अपने किसी भी लॉ से, और वो लॉ चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आया हो या कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया हो। इस पॉइंट पे मैं अभी और भी बात करूंगा जब मैं आपको इसके क्लॉजेस पढ़ाऊंगा। आराम से पढ़ते हैं इसका क्लॉज क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन, मजा आएगा पढ़ते हुए, पूरा ध्यान यहां रखिएगा अभी। ठीक है, अभी कोई टेक्स्ट बुक ना पढ़े, कोई नोट्स ना बनाए, आराम से बाद में बना लेना, पहले समझ लो। आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स जो आप पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, जैसे कि 14 से आपके फंडामेंटल राइट स्टार्ट होते हैं, 14, 15, 16 सो ऑन, उसके अगेंस्ट अगर कोई लॉ बना देता है तो फिर क्या होगा? ठीक है जी, देखते हैं। क्लॉज 1, ऑल लॉज इन फोर्स, ऑल लॉज इन फोर्स। आई थिंक ये सबसे अच्छा टाइम है इस पॉइंट को समझने का। पता है कैसे? आज की तारीख में क्या आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट,
सीआरपीसी क्या इन फोर्स में है? और अगर मैं बात करूं बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्या वो फोर्स में है? तो आंसर आएगा सर वो जो न्यू लॉज हैं वो आज की तारीख में इन फोर्स नहीं है, लेकिन आज की तारीख में इन फोर्स हैं आपके आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी। तो मतलब समझ में आ गया इन फोर्स। इसके अलावा आप जब भी कोई लॉ पढ़ते हो आपको याद आया होगा हम दो इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ते हैं, एक होती है डेट ऑफ पासिंग, एक होती है डेट ऑफ एनफोर्समेंट। उसी से पता लगता है कि वो पर्टिकुलर लॉ इन फोर्स में है या इन फोर्स में नहीं है। तो इसमें भी डिफरेंस होता है कि ये लॉ है लेकिन इनफोर्स में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अच्छा जी, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, in so far as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। तो एक तो ये तो रिजल्ट हो गया be void। ये पता है क्या कहना चाह रहा है कि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमेंस हुआ तो हमारे दिमाग में डेट आएगी 26 नवंबर 1949। बना ही लेते हैं, ये देखिएगा, ये मान लीजिए ये आपकी डेट है 26 नवंबर 1949। अब यहां पे इस तरफ चलते चलते आप पहुंच गए हैं आज आप 2024 में। ठीक है, और अगर मैं इस तरफ जाऊंगा, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, हिस्ट्री में पीछे जाऊंगा तो यहां मैं पहुंच जाऊंगा 1860 में। अब ये क्या कह रहा है, प्रोविजन क्या कह रहा है हमें? प्रोविजन ये कह रहा है कि अगर आप इससे पहले आए हो, बिफोर द कमेंसमेंट आए हो, मतलब जैसे बिफोर द कमेंसमेंट में कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स आ जाएंगे। आईपीसी बिफोर द कमेंसमेंट आ गया था, इंडियन एविडेंस एक्ट बिफोर द कमेंसमेंट आ गया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिफोर द कमेंसमेंट आ गया था, सीपीसी 1908 पहले आ गया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पहले आ गया था। तो अब ये पहले आए हैं, ये लॉज पहले आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आया है। लेकिन अगर कोई इनकंसिस्टेंसी हुई तो फिर सुनेंगे किसकी? इनकी सुनेंगे क्योंकि ये तो पहले के लॉज बने हुए हैं, या इसकी सुनेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है आर्टिकल 13(1) में। तो जितनी इनकंसिस्टेंसी है वो लॉ क्या हो जाएगा? वो लॉ वॉइड हो जाएगा। वॉइड का मतलब होता है जीरो। जीरो मतलब उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। वॉइड का मतलब समझाने के लिए मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में लेके जा रहा हूं। अगर आप में से किसी ने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा हो वॉइड एग्रीमेंट, अब वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? अगर मेरे और आपके बीच में वॉइड एग्रीमेंट हुआ है तो क्या उसका कोई इफेक्ट होगा? आंसर इज नो, उसका कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। तो वो लॉ क्या हो जाएगा? जीरो बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। आई होप कि बहुत सिंपल से इजीली समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं यहां पे, क्योंकि ये इतना पढ़ ही लिया है, तो एक एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। एक होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो जो आपके लॉज बनते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल ले लेते हैं भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, जो आपका नया आईपीसी है उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। तो जिस दिन से वो केम इनटू फोर्स होगा उसके बाद ही वो अप्लाई होगा, उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए आ जाइए। ये तो एक्स्ट्रा था, वो आर्टिकल 20 जब कराऊंगा वो मैं तब भी बताऊंगा। अगर वो लास्ट लाइन वाली किसी को नहीं समझ में आई हो, रेट्रोस्पेक्टिव क्या है, प्रोस्पेक्टिव क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जब हम पढ़ेंगे तब उसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लॉज 1। अब सुनिएगा द क्लॉज 2, द स्टेट शैल नॉट मेक। अब ये देखिए दोबारा से इन्होंने क्या कह दिया, स्टेट शैल नॉट मेक। मतलब अगर संदीप खत्री का ऑफिस स्टेट की कैटेगरी में नहीं आता है तो वो तो बना सकता है लेकिन स्टेट नहीं बना सकते। और स्टेट क्या है ये हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा है। shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। अब यहां पर भी क्या बन रहा है? बी वॉइड।
रिजल्ट यहां पर भी वॉइड था, रिजल्ट यहां पर भी वॉइड है। दोनों में फिर डिफरेंस क्या है क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में? यहां पे बात हो रहा था बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जिसमें मैंने एग्जांपल लिए उन लॉज के जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आ चुके थे, और यहां पे हम बात करेंगे आज के लॉज में, जिसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा सीआरपीसी 1973 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बाद में आया। तो उस सीआरपीसी 1973 में आप ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं ला सकते, या आज के ही मैं बात कर लूं आपके जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उनमें भी स्टेट कोई ऐसा लॉ नहीं लेकर आ सकता। अब ये नए लॉज कौन लेकर आया? पार्लियामेंट। क्या मैं कह सकता हूं पार्लियामेंट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट? कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं सर, पार्लियामेंट वही तो हो गया, लेजिस्लेचर की तो बात हो रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो वो कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकते, मतलब जब आप वो न्यू लॉज पढ़ेंगे उनमें कोई भी ऐसा प्रोविजन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स ले ले। लेकिन मान लो उसमें कोई ऐसा फंडामेंटल राइट है, उसमें ऐसा कोई प्रोविजन है जो आपके फंडामेंटल राइट को जो है इनकंसिस्टेंसी में आ रहा है, तो सर उसका क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 यूज करके या 226 यूज करके हाई कोर्ट उसे क्या कर सकता है? उसे वॉइड कर देगा। ठीक है, उसे क्या कर देगा? वॉइड कर देगा। जैसे मान लो, अब मैं सिर्फ ये फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कह रहा हूं, मान लो हमने कोई एक ऐसा ऑफेंस बना दिया कि आप कोई भी पोस्ट करोगे पहले वो आपकी गवर्नमेंट के पास जाएगी, वहां से अप्रूवल होगी, तब आप उसको जो है अपनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर पोस्ट कर सकते हो, कोई भी पोस्ट करने से पहले। अब क्या ये आपके आर्टिकल 19 का वायलेशन है? बिल्कुल है। तो आप वहां पे जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो और वो उस लॉ को क्या कर देंगे? वॉइड कर देंगे। तो ये आपके रेट्रोस्पेक्टिव के लिए, ये आपके प्रोस्पेक्टिव के लिए। अब ये कॉन्सेप्ट यहां पर हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि एक अब आते हैं इसके नेक्स्ट लेवल पे। सुनिएगा, मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं ताकि आप डिफरेंशिएट भी कर लें। इस वर्ड पर फोकस दीजिएगा, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन। तो ये दोनों कॉमन पॉइंट्स हैं। ये बेसिकली क्या टॉपिक के बारे में बता रहा है जो मैंने ब्लू लाइन में किया, इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट, और ये बात कर रहा है टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन। इसको समझते हैं। चार्ट बनाते हैं इस पे। वेदर द होल एक्ट शुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा इसको, और ओनली दैट पार्ट which is inconsistent with Constitution of India। हमारे सामने दो सवाल आए, ठीक है। आईपीसी का ही एग्जांपल ले लो। आईपीसी में सेक्शन 497 अडल्ट्री, आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में भी लिया था तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होगी। तो अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। अब हमारे सामने सवाल यह है कि भाई सेक्शन 497 सिर्फ वही जो था वो इनकंसिस्टेंट था विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपके आर्टिकल 14 से आर्टिकल 21 से। तो हम सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोविजन को ही जो है वॉइड कहेंगे, या फिर पूरे आईपीसी जिसमें कि 511 सेक्शंस हैं, ठीक है, क्या वो 511 सेक्शन, वेदर द होल एक्ट 23 चैप्टर्स 511 सेक्शंस, क्या वो वाइड हो जाएंगे, या फिर वो उतना ही पार्ट वो आपका जो है इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब सुनिएगा, ये सवाल इतना भी इजी नहीं है जितना आपको लग रहा होगा। क्यों इजी नहीं है? क्योंकि अब मैं इस सवाल के सेकंड स्टेप पे लेके जाऊंगा, ठीक है। आई थिंक ज्यादातर स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है, ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 गलत है, पर मेरा पूरा सवाल सुनिएगा एक बार, ठीक है, मजा आएगा आपको।
यहां तक क्लियर हुआ? अब मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया वो इतना इजी था आईपीसी वाला। आप कहोगे सर पूरा आईपीसी क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल करेंगे, 497 कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर तो आपने 497 कर दिया, जो कि बहुत ही ठीक किया आपने, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है कि भाई पूरा आईपीसी क्यों करेंगे, सिर्फ वो प्रोविजन करेंगे। लेकिन आपने ये किया कैसे? आपने ये किया कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे हाथ में एक ग्लास है, ठीक है, मान लीजिए मेरे हाथ में एक ग्लास है। उस ग्लास में मैंने पहले ब्लू वाटर डाला, नहीं ब्लू वाटर नहीं, रेड वाटर डाला, रेड कलर का वाटर था, और उसके बाद मैंने उसमें ब्लैक कलर का वाटर डाल दिया। डन। अब क्या आप इस ग्लास में वो अब वो पानी मिक्स हो गया है, रेड और ब्लैक मिक्स हो गया है। अब क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं? अब मैं आपको कहूं कि ये ग्लास लीजिए और वो रेड वाला अलग कर दीजिए, ब्लैक वाला अलग कर दीजिए, तो आंसर आएगा सर नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन सेम अगर मान लीजिए मेरे हाथ में एक बॉक्स है और उसमें मैं कुछ मार्बल्स डालता हूं, कुछ रेड कलर की मार्बल्स मैंने डाली, कुछ ब्लैक कलर की मार्बल्स डाली, और फिर मैं कह रहा हूं इसको अलग अलग कर दो, तो आप कहोगे सर ये तो कर देंगे, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, 2-4 मिनट, लेकिन आप वो जो मार्बल्स है उनको अलग कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही ऑप्शंस ठीक है, लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि वो इनकंसिस्टेंसी जो आ रही है वो किस लेवल की है। जब मैंने आईपीसी का एग्जांपल दिया तो आपने कहा सर 497 को अलग कर देंगे और आईपीसी हमारा रह जाएगा, विच मींस कि ये जो ऑप्शन है हम यहां पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर कोई ऐसा लॉ है, अब मैं क्योंकि थोड़ा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे को लीगल एग्जांपल बनाना है। अगर मैं एक ऐसा लॉ बनाता हूं कि इस गांव के ये जो लोग हैं, इस गांव के ये कम्युनिटी वाले जो लोग हैं, क्योंकि ये अनटचेबिलिटी से आते हैं, तो ये दूर ही रहेंगे, ये गांव में जमीन ही नहीं खरीद सकते क्योंकि ये अनटचेबल्स हैं, ये गांव के कुएं से पानी नहीं ले सकते। अगर इस तरीके का हमने पूरा लॉ ही इस तरीके का बना रखा है, तो और उसके प्रोविजंस को हम अलग नहीं कर सकते, तो मुझे बताइए वहां पे क्या करेंगे? वहां पर तो आपको यही करना पड़ेगा ना, द होल एक्ट। वहां पर तो होल एक्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग आप कर ही नहीं सकते। वो जो रेड वाटर और ब्लैक वाटर मिक्स हुआ था उसमें से तो अलग कर ही नहीं सकते, वो पूरा फेंकना ही पड़ेगा। तो जिस तरीके से वो पानी पूरा फेंकना पड़ेगा, उस तरीके से ये पूरा का पूरा एक्ट ही हमें क्या करना पड़ेगा? वॉइड डिक्लेयर करना होगा। अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन पे कि हमारा केस यहां फॉल कर रहा है या हमारा केस यहां फॉल कर रहा है। तो ये ऑप्शन दोनों ही ठीक हैं, हमें ये देखना होगा हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस में फिट होगी। और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी कह लेते हैं, और एक और वर्ड है सेवरेबिलिटी के साथ साथ दोनों ही लिख देता हूं मैं। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी। अलग अलग करना, सेपरेशन। सेवरेबिलिटी का मतलब होता है सेपरेशन। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो डॉक्ट्रिन है कौन से आर्टिकल में आता है, या तो मैं बता देता हूं एग्जाम में सवाल क्या क्या आते हैं। या तो इस पे शॉर्ट नोट लिखना आएगा मेंस में, पीटी में इस पे सवाल आते हैं, या तो इसका मीनिंग आपसे पूछेंगे, या आपसे ये पूछेंगे कि ये कौन से आर्टिकल में आता है। और अगर मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है तो मैं सिर्फ आर्टिकल 13 नहीं लिखूंगा, मैं उसके क्लॉजेस में भी अपना आंसर डिवाइड कर सकता हूं कि मेरा आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बोथ है। कई बार आंसर बोथ भी होता है क्योंकि ये क्लॉज 1 में भी फॉल करता है और क्लॉज 2 में भी फॉल करता है। ये देखिएगा जो मैंने अंडरलाइन करवाया था, सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रावेंशन है कितनी। अगर पूरा का पूरा एक्ट ही कॉन्ट्रावेंशन में है तो भैया पूरा का पूरा एक्ट ही वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर उतना ही एक प्रोविजन ही है तो फिर वो एक प्रोविजन ही हो जाएगा। ठीक है जी, बताइएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इस पे 2 लाइनें लिखना चाहेंगे इसका मीनिंग,
मीनिंग लिख लीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का, 2 लाइनें मैं लिखवा देता हूं, हिंदी में भी मैं बोल दूंगा। चंचल सर प्लीज पेन को थोड़ा ठीक कर लीजिए। थोड़ा क्या ठीक करना है? डार्क करना है इससे ज्यादा? पेन में क्या प्रॉब्लम है? डार्क करना है इससे? ओके, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। अभी ठीक है? इतना ठीक? ठीक है, आई थिंक काफी है इतना। चलिए 2 लाइनें लिखिएगा एक बार, इसका कंक्लूजन हो जाएगा। हेडिंग दीजिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया है, आप इन चार्ट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डार्क मैं तो कितना भी कर सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए लिखिएगा। चलो मैं लिखवा ही देता हूं, अब देखते हैं कितना डार्क हुआ है ये। Doctrine of severability means to separate the valid portion of the law from the invalid portion. Where the act contains both valid and void provisions. मैं हिंदी में भी एक बार इसकी बोल देता हूं। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब है सेपरेट करना, मतलब अलग अलग करना वैलिड पोर्शन को लॉ के और इनवैलिड पोर्शन को। और ये वैलिड पोर्शन और इनवैलिड पोर्शन कब कब अलग होंगे? जब कोई भी कानून, दोनों ही प्रोविजंस उसमें होंगे, वैलिड और वॉइड। और ये वैलिड और वॉइड किस बेसिस पे देखे जाएंगे? अगर आप इससे आगे भी इसमें लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो कि किस बेसिस पे आप हम करेंगे। अगर कोई लॉ कंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के, तो इसका मतलब वो वैलिड है फॉर द पर्पस ऑफ दिस वैलिड। और अगर वो कॉन्ट्रावेंशन में है तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो वॉइड हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, 13(1) और 13(2) दोनों में ही ये आपका डॉक्ट्रिन आता है। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? चलिए आपसे पूछता हूं, 13(1) और 13(2) में मेजर डिफरेंस क्या है? कोर बेसिक डिफरेंस फटाफट से बताइएगा। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन 13(1) एंड 13(2)? प्राची रुको सर, चले मैं पानी पी लेता हूं। कॉन्ट्रावेंशन का हिंदी में मीनिंग, हर्ष, हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार हेल्प करें। कॉन्ट्रावेंशन को एग्जैक्ट हिंदी में क्या कहेंगे? या इंग्लिश वालों को भी अगर पता हो तो। कॉन्ट्रावेंशन को मतलब विवाद, विवादित। आई थिंक विवादित ठीक है। मतभेद और भी अच्छा लगा मुझे वर्ड, मतभेद। ठीक है, मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है राइट। मैं एग्जांपल से बता देता हूं कॉन्ट्रावेंशन का मीनिंग। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वहीं पर उसी के साथ साथ, ठीक है, उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं
आपका जो भी लॉ है उसमें इस तरीके का प्रोविजन है जिसमें कि इनइक्वालिटी की जा रही है, तो मतलब उन दोनों में मतभेद आ गया, उन दोनों में विवाद हो गया, ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, दैट इज कॉन्ट्रावेंशन। ठीक है, चलिए जी, 13.1 और 13.2 में मेजर जो डिफरेंस है वो आपका मेजर डिफरेंस आता है बेसिकली प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है 13.1 और 13.2 है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, और ये भी आपका पीटी का क्वेश्चन है, तो लिख लीजिएगा 13 क्लॉज 1 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, 13 क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अच्छा, इस पे बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पे, ठीक है, और वो भी हम कवर अप करेंगे। जजमेंट्स मुझे लगता है मैं इसी तरीके से स्लाइड्स में ऐड कर दूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि डिक्टेशन में भी हमारा टाइम बच जाएगा और वैसे भी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पे, जैसे मैंने आपको आज जजमेंट्स कराई हैं आर्टिकल 12 पे, उस तरीके से ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि राइटिंग में कराऊंगा या डिक्टेशन में दूंगा तो फिर वो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन पे टाइम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब एक और है डॉक्ट्रिन जो मुझे आपको करवाना है इसी पॉइंट पे, सुनिएगा। एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिएगा। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये है हमारा लॉ, ठीक है, और इसका कोई प्रोविजन बना लेते हैं यहां पे, ठीक है। मान लीजिए ये जो प्रोविजन है ऑफ द लॉ, ठीक है, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। किससे इनकंसिस्टेंट है? आपके फंडामेंटल राइट से, ठीक है। अब हमने रिजल्ट क्या पढ़ा कि सर इनकंसिस्टेंट है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, वॉइड हो जाएगा। कहां पे लिखा हुआ है वॉइड हो जाएगा? 13.1 के अकॉर्डिंग भी वॉइड हो जाएगा और 13.2 के अकॉर्डिंग भी वॉइड हो जाएगा। अब एक सवाल आता है कि सर ये जो लॉ वॉइड हो गया है, इस लॉ जो कि वॉइड हो गया है, इसका होगा क्या? क्या ये डेड हो गया है या फिर ये डोरमेंट हो गया है? अब सर पहले तो ये बताइए, डेड और डोरमेंट में फर्क क्या होता है? डेड हम किसको कहते हैं? अगर कोई इंसान मर गया है, किसी की डेथ हो गई है, तो क्या वो वापस आ सकता है? तो आंसर आएगा सर, डेथ होने के बाद तो देयर इज नो अदर वे राउंड, ठीक है। डोरमेंट का मतलब समझने के लिए कह रहा हूं, अगर कोई पर्सन कोमा में है तो क्या 1% पॉसिबिलिटी तो है ना वापस आ सकता है, ठीक है। सो दैट इज डोरमेंट, कि भाई 1% पॉसिबिलिटी है, अभी भी वो वापस आ सकता है। तो फिर सवाल ये आता है कि सर ये जो वॉइड हमने बोल दिया जिस लॉ को, ये डेड हो गया है या डोरमेंट? पहले आप आंसर कीजिए। स्लीपिंग पार्टनर भी कह सकते हैं, मतलब उस पार्टनरशिप की लैंग्वेज में मैं कहूं तो स्लीपिंग पार्टनर भी कह सकते हैं, कभी ना कभी तो आएगा ऑफिस, ठीक है। कोमा मेडिकल लैंग्वेज में भी कह सकते हैं। चलिए, आई थिंक ज्यादातर स्टूडेंट्स ने डोरमेंट लिखा है। मुझे मजा आ जाएगा अगर कोई स्टूडेंट ये कहे, रीजनिंग मुझे दे दे डोरमेंट की। कोई रीजनिंग देना चाहेगा? What is the reasoning? एक सेकेंड। अक्षिता चौहान जी, मैंने क्लास स्टार्ट होते ही अपडेट दी थी कि मैं सैटरडे तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए। अभी मैं उस चीज को दोबारा यहां पर रिपीट नहीं कर सकता हूं, वो भी इन बिटवीन अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मंडे तक होपफुली सर आ जाएंगे। एक सेकंड, मैं रीजनिंग पढ़ रहा हूं, स्टूडेंट्स ने कुछ ने रीजनिंग दी है।
बहुत बढ़िया, काफी स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है, काफी स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है। ठीक है, ग्रहण हटेगा, क्या बात है। आई थिंक ज्यादातर स्टूडेंट्स पहुंच गए हैं। चलिए अब सुनिएगा, मैं इस टॉपिक को कंक्लूड कर रहा हूं विद रीजनिंग, और अपना आंसर मैच ऑन कीजिएगा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखा कि यहां पर हमारा 13(1) पढ़ा और 13(2) पढ़ा। अब कोई भी अगर लॉ है उसका प्रोविजन जो है वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के, तो उसका आंसर क्या होगा, वो वाइड हो जाएगा 13(1) और 13(2) में। वाइड का मतलब मैंने बताया था 0। लेकिन अब हम इससे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। वो एक कदम आगे ये है कि सर ये वॉइड डेड होगा या डोरमेंट होगा। डेड का मतलब है अब ये एनफोर्समेंट में आ ही नहीं सकता अगर ये डेड हो गया है तो, और डोरमेंट का मतलब है ये एनफोर्समेंट में आ सकता है। तो आंसर यहां पर आएगा स्टूडेंट्स कि ये डेड नहीं माना जाएगा, ये डोरमेंट माना जाएगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स क्यों कहते हैं, एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि जब हमने सेवरेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसके नाम में ही है, सेवरेबिलिटी का मतलब सेपरेशन। एक्लिप्स का मतलब भी वही होता है जो इस कॉन्सेप्ट का मतलब है। अगर हमें चांद नहीं दिख रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि चांद वहां नहीं है, चांद तो है ना, हमें नहीं दिख रहा है। उसी तरीके से ये जब वॉइड होगा तो ये डोरमेंट हो जाएगा। ये होगा लेकिन हमें दिखेगा नहीं, विच मींस कि इसका इफेक्ट नहीं होगा। अब यहीं पर एक सवाल और आता है, वो सवाल ये आता है कि सर अगर हम इसे डोरमेंट की कैटेगरी में रख रहे हैं तो इसका मतलब ये कभी ना कभी तो आएगा, कभी ना कभी तो एनफोर्स होगा, इसीलिए रख रहे हैं ना, वरना तो डेड ही कह देते। हमने इसको इस कैटेगरी में रखा क्यों, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आई होप कि क्वेश्चन इज क्लियर सभी को, आई होप कि क्वेश्चन इज क्लियर। अब इसका आंसर सुनिएगा, लिख ही लीजिए इसका आंसर। वाई हेडिंग दीजिएगा वाई नॉट डेड, या पहले इसमें पूरा बनाइएगा। सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा एक्लिप्स का मतलब। एक्लिप्स मींस, क्या मतलब होता है जी एक्लिप्स का, टू हाइड, छिपना, होली पूरा का पूरा और इन पार्ट। ठीक है, तो होली मतलब हो सकता है पूरा का पूरा एक्ट ही एक्लिप्स हो जाए, और हो सकता है एक्ट का कुछ पार्ट हो जाए। अब वो तो डिपेंड करता है कितना इनकंसिस्टेंसी है। और फिर यहां पे सवाल लिखिएगा वाई नॉट डेड, आपने उसको डेड क्यों नहीं किया, या फिर वाई डोरमेंट। आंसर एक ही होगा उसका, वाई डोरमेंट। ठीक है जी, आपने उसको छिपा क्यों दिया और आपने उसको डेड क्यों नहीं किया। अब मैं इसका आंसर जो है वो आपको डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लीजिए। ग्रहण, हाँ जी, इफ बाय द सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट, लिखिएगा इफ बाय द सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट of the constitution, if by the subsequent amendment of the constitution if by the subsequent amendment of the constitution the inconsistency which has been made it unconstitutional, is removed the law will become
is removed, the law will become free from infirmity. The law will become free from infirmity and will become enforceable. And will become enforceable. मैं हिंदी में भी एक बार इसको रिपीट करूंगा हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, एक बार इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूं. If by the subsequent amendment of the Constitution, the inconsistency which has been made it unconstitutional is removed, the law will become free from infirmity and will become enforceable. इसकी रीजनिंग है कि क्योंकि हमने इसको डोरमेंट किया है तो ये छिपा हुआ है, और क्योंकि ये छिपा हुआ है तो कल को अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट आती है जिस अमेंडमेंट से इसकी जो भी इनकंसिस्टेंसी थी अगर उसको रिमूव कर दिया जाता है तो ये क्या होगा, अब वो इनकंसिस्टेंसी अगर उसकी रिमूव कर दी है किसी भी अमेंडमेंट से तो ये दोबारा से सामने आ जाएगा और फिर ये एनफोर्सेबल होगा. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल से और अच्छे से आपको इसकी फील आएगी. सेक्शन 497, ठीक है, 497 का एग्जांपल ज्यादा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आईपीसी ज्यादातर सबने पढ़ा होता है, बेसिक सबके यूजुअली क्लियर होते हैं, तो वो आप इजीली कनेक्ट कर लोगे. 497 अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, लेकिन मान लो अगर 497 में हम कुछ ऐसी अमेंडमेंट ले आए, लेजिस्लेचर ऐसी अमेंडमेंट ले आए, कैसी कि भाई अगर मेल करता है मेल के अगेंस्ट भी हो सकती है, फीमेल के अगेंस्ट भी हो सकती है, तो मुझे बताओ फिर वो अगर मेल और फीमेल दोनों के अगेंस्ट अडल्ट्री हो सकती है तो क्या वो आर्टिकल 14 वाली इनकंसिस्टेंसी हट गई? हट गई. अगर आपने उसमें ऐसी अमेंडमेंट ले आए कि आपको कंसेंट की जरूरत ही नहीं होगी, वो जो कंसेंट वाला था कि भाई इफ देयर इज अ कंसेंट ऑफ हस्बैंड तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है, वो कंसेंट वाला पॉइंट ही हमने हटा दिया, तो क्या वो आर्टिकल 21 वाली इनकंसिस्टेंसी हट गई? और अगर वो हट गई तो फिर वो 497 क्या हो जाएगा, फिर वो आपके सामने जो वो छुपा हुआ है अब वो फिर सामने आ जाएगा और एनफोर्सेबल हो जाएगा. इसीलिए हम उसको डेड नहीं करते हैं, और हम क्या कर रहे हैं उसके साथ, हम डेड नहीं करते हैं, हम उसको डोरमेंट करते हैं. और इसी पूरे कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको समझाया इस स्लाइड में और पूरे के पूरे इस स्लाइड में, इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, कि हमें वो नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वो डेड नहीं है, वो अभी भी वहां है, अगर कुछ अमेंडमेंट करोगे तो वो दोबारा जिंदा हो जाएगा. 497 बीइंग एडेड इन बीएनएस, मैंने भी पढ़ा नहीं है बट मैंने सुना है, तो पढ़ा मैंने है नहीं अभी, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा वैसे पढ़ाने के लिए, तो ठीक है फिर पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक है. साक्षी प्लीज रिपीट द एक्सप्लेनेशन. ठीक है, मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा हो सकता है आपको नहीं समझ में आया, दोबारा सुनो, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है. रेडी, अब सुनो, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन, आपने एक लॉ बनाया, ठीक है, ठीक है. आईपीसी का एग्जांपल ले लो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, आईपीसी. ये प्रोविजन कौन सा है, अडल्ट्री. क्या ये इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से? आंसर इज यस. तो हमने इसको क्या बोल दिया, ये वॉइड हो गया. क्यों? एज पर टू आर्टिकल 13(1) ये क्या हो गया, वॉइड हो गया, क्योंकि आईपीसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, वॉइड हो गया. अब सर इसको डेड करना है या डोरमेंट करना है? ठीक है, डेड का मतलब है ये वापस जिंदा हो ही नहीं सकता, इसको ऐसा मतलब डेड मतलब इंसान मर गया तो जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन अगर इंसान को आपने कहीं छुपा दिया है तो वो कभी ना कभी तो सामने आ ही सकता है, एक पॉसिबिलिटी तो है सामने आने की. सो दैट इज योर डोरमेंट. तो हम उसको डेड करेंगे या डोरमेंट? तो आंसर आया डोरमेंट करेंगे. अच्छा सर डोरमेंट क्यों करेंगे? जब वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से तो उसको डोरमेंट क्यों कर रहे हो, डेड ही कर दो. अब इसकी रीजनिंग सुनो. डोरमेंट इसलिए किया क्योंकि उसमें कोई ना कोई इनकंसिस्टेंसी थी. मुझे बताओ, अगर हम लॉ में अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं ना, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट पढ़ी होगी ना 2018, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 पढ़ी होगी ना, सीपीसी में 2002 अमेंडमेंट पढ़ी होगी ना. लॉज में अमेंडमेंट क्यों लेकर आते हैं? उसको और बेटर बनाने के लिए. तो अगर हम उसी प्रोविजन में जिसको आपने वॉइड किया है उसी में अमेंडमेंट लेकर आ जाए और वो ऐसी अमेंडमेंट हो जिससे जो भी उसमें इनकंसिस्टेंसी थी उसको हमने हटा दिया, तब तो वो साफ सुथरा प्रोविजन बन गया ना,
तब तो वो ठीक बन गया ना, इनकंसिस्टेंसी हटा दी। तो जब अमेंडमेंट के थ्रू हमने वो इनकंसिस्टेंसी हटा दी, तो क्या अब वो प्रोविजन इफेक्टिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने उसको डोरमेंट ही किया था। लेकिन अगर हम उसे डेड कर देते, अगर हम उसे डेड कर देते, तो भैया फिर कोई भी अमेंडमेंट लेकर आ जाओ, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, फिर तो वो तो नया लॉ ही कुछ बनाना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। बताइए जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कामना, आपके क्वेश्चन का आंसर है यस। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर है यस। क्या बात है, डी पुरी कह रहे हैं सर पूनम पांडे रिपोर्ट ऑफ डेथ। वो तो रिपोर्ट झूठी थी ना, अगर रिपोर्ट सच्ची होती फिर थोड़ी ना जिंदा होना था उसने। नहीं, मैंने बीएनएस पे कोई क्लास नहीं ली है लोकेश, मैंने बीएनएस पढ़ा ही नहीं है, तो मैं क्लास कैसे लूंगा? पढ़ना भी तो पड़ेगा पहले। ठीक है, और मैं अभी बता दूं, मैं पता है कब पढ़ूंगा, मुझे पता है मेरे इंटरनल माइंड को, मैं बीएनएस तब पढ़ूंगा जब मेरे ऊपर आएगा कि मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले तो मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो जब पढ़ाना होगा तब पढ़ के पढ़ा देंगे। ठीक है, अब वो वक्त बताएगा कब मैनेजमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, हाँ वो डोरमेंट थी पूनम पांडे, आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, आप में से तो काफी स्टूडेंट्स होंगे ना जिनको आईपीसी पढ़ाया है मैंने। हे भगवान, मैंने जिसको आईपीसी पढ़ाया है ना, अगर उसको भारतीय न्याय संहिता पढ़ना पड़ जाए तो फिर मैंने उसको कुछ नहीं पढ़ाया है। जिनको मैंने आईपीसी पढ़ाया उनको बीएनएस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो आपको क्या पढ़ने की जरूरत है? खोल के देखा है वो? जिसको लगे ना खोल के देखना, सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज है या कुछ एडिशनल टॉपिक्स आ गए हैं, तो आपको वही देखने को मिलेगा। ठीक है, नाम तो बदनाम करवाओगे तुम मेरा। जिसको आईपीसी, अब तो आईपीसी मैं वैसे भी किसी को नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वही बात है, अब आईपीसी पढ़ेगा कौन। लेकिन जिसको पढ़ा दिया है उसको बता रहा हूं, बीएनएस खुद भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है, हाँ जिसने आईपीसी नहीं पढ़ा उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट उनके लिए कहा है जिनको मैंने पढ़ा है, क्योंकि मुझे पता है मैंने आपको क्या पढ़ाया है। ठीक है, ओके, चलिए। चलिए, आई थिंक आज के लिए काफी है। नाउ एनीथिंग इससे आगे आर्टिकल 13 में अभी बहुत कॉन्सेप्ट है, माय गॉड। क्लॉज 4 में तो कल थोड़ी सी ना तैयारी करके आना, खा पी के आना, क्योंकि क्लॉज 4 में काफी स्टूडेंट्स बेड से या टेबल से नीचे गिरते हैं, पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, वार्निंग, तो खा पी के आना, कभी खाली पेट आ जाओ। कल मैं आपको क्लॉज 3, और क्लॉज 3 तो बहुत ईजी है, क्लॉज 4 में कई जजमेंट्स हैं वो करानी होंगी, तो कमजोर दिल वाले बच्चे कल की क्लास ना देखें। ठीक है, और कल ऐसे आना कि ऐसे ना हो नींद में बैठ रहे हो, फ्रेश माइंड से आना, कल का जो टॉपिक है पहले ही बता दिया है। ठीक है, चलिए जी। आज कुछ कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछ लो। कल इलेक्शन है आपका, और मैंने तो इलेक्शन की डेट्स भी नहीं देखी है। अच्छा ये बताओ, दिल्ली में इलेक्शन कब है? दिल्ली वाले बताना एक बार, मैं भी वोट डाल के आऊंगा अपना कीमती। मैं तो दिल्ली की भी डेट नहीं देखी है। 25 में? इतनी लेट है? नहीं, मैं वोट तो दिल्ली में ही डालूंगा ना अपना, और आई थिंक जिस दिन हरियाणा का होगा उस दिन यहाँ पे भी ऑफ रहेगा। ठीक है, चलिए। आप सबसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज, सबसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, सीरियस नोट पे, जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, क्योंकि आप सभी वोट दे सकते हो अपनी अपनी जहां भी स्टेट में, सोच समझ के, और जिसको भी ठीक आपको लगता है उसको वोट जरूर देना। ठीक है, ये मत सोचना मेरे एक वोट से क्या होगा, ये एक जुडिशियल ऑफिसर की मेंटेलिटी नहीं हो सकती कि मेरे एक वोट से क्या होगा। अपनी फैमिली को भी, अपने आसपास के लोगों को भी ये मत बोलो किसी को भी कि किसको वोट डालना है, वो उनकी मर्जी है भाई, सबके पास इतना दिमाग है कि किसको कहां वोट डालना है, पर वोट जरूर डालना। दैट्स इट, मैं ये जरूर कहूंगा। ठीक है, प्लीज ये एटीट्यूड, क्योंकि जुडिशियल ऑफिसर क्यों बनना है भाई फिर? ठीक है, अगर कुछ होना ही नहीं है, अगर आपके एक वोट से कुछ नहीं होगा ना, तो आपके जुडिशियल ऑफिसर बनने से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेंटेलिटी हमेशा रखनी है कि भाई हमें वोट डालना है अपनी जिस भी पार्टी को आप सपोर्ट करते हो। ठीक है,
जिनका हो गया है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए जी, ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास। टिल देन यस इट्स टाइम टू से पीस। गुड बाय।